ओके बेटे, आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दो हवालों से, इस तरीके से कि इससे एमसीक्यूज बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इस टॉपिक के बाद एमसीक्यूज करवाऊंगा जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं एंट्रेंस टेस्ट में, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हों या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हों। इस वाले से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें भी एमसीक्यू से बन जाता है। और अगर हम जो आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, उन लॉन्ग क्वेश्चन में भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे लिखने को आ जाता है, ठीक है ना। तो आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, हम मुख्तलिफ कैपेसिटर्स यूज करेंगे, मुख्तलिफ कैपेसिटर्स होंगे और उनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। होता कुछ यूं है, देखें कि जब भी मार्केट में कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं तो वो फिक्स वैल्यूज के बनाए जाते हैं। एक जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, कैपेसिटर बनाने वाला, जब वो कैपेसिटर बनाता है तो सिलेक्टेड वैल्यूज के कैपेसिटर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बना लिया, 2 माइक्रोफैराड का बना दिया, या चलें 2.5 माइक्रोफैराड का बना दिया, 5 माइक्रोफैराड का बना दिया। ये कैपेसिटर बना के मार्केट में दे दिए। अब अगर 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स ने अपना अपना सर्किट बनाना है। किसी ने मोबाइल का सर्किट बनाना है, किसी ने लैपटॉप का सर्किट बनाना है, किसी ने वो कैपेसिटर पंखे में यूज करना है, किसी ने वो कैपेसिटर मोटर में यूज करना है। अब जाहिर सी बात है, मोबाइल, लैपटॉप, पंखा और आपकी मोटर, पानी की मोटर, इन चारों अप्लायंसेस में कैपेसिटर की जो रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ होगी। आप चारों अप्लायंसेस में एक जैसा कैपेसिटर तो नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ना। अब शायद एक स्टूडेंट को जिसको मोबाइल में कैपेसिटर लगाना है, शायद 1.2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस चाहिए, 1.2, दूसरे को 2.3, तीसरे को 5.5 माइक्रोफैराड। अब आपको जो वैल्यूज चाहिए, आपको अपने सर्किट में जो कैपेसिटर लगाना है उसकी वैल्यूज मैंने आपको बताई। फॉर एग्जांपल, अब जब आप मार्केट में गए तो मार्केट में तो आपको वो कैपेसिटर अवेलेबल नहीं होंगे, कोई पर्टिकुलरली आपकी डिजायर के हिसाब से कैपेसिटर अवेलेबल थोड़ी हो, वहां तो फिक्स वैल्यूज के कैपेसिटर होते हैं। अब आपका काम यह है एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, कि भाई उन 2 या 3 या 4 जो भी कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल है ना, या जो आपके पास अवेलेबल है, उन्हीं को ज्वाइन करो। अब वो 3 हो, 4 हो, 10 हो, उन्हीं को आपस में कनेक्शन दो, उन्हीं को आपस में कंबाइन करो और अपनी डिजायर्ड वैल्यू अचीव करो। ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे पास एक कैपेसिटर, मेरी डिजायर्ड जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं बैठा हूं हाथ पे हाथ रखकर, नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरे पास जो अवेलेबल होंगे कैपेसिटर, मैं उन्हीं को ज्वाइन करके अपनी डिजायर्ड वैल्यू हासिल कर लूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर्स की बनाई जाती है ना, वो इसीलिए बनाई जाती है कि मार्केट में जो कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं वो फिक्स वैल्यूज के होते हैं, बस। अब अगर आप चाहते हो कि आप अपने डिजायर्ड वैल्यू हासिल करो तो 2, कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। आप उन कैपेसिटर्स को ज्वाइन करें और अपनी डिजायर्ड वैल्यू हासिल कर लें। वो कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स 2 तरह की होती है, यानी कि 2 तरीकों से आप कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पहला, जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जगह जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स कैसे ज्वाइन किए जाते हैं देखिए। ये 3 कैपेसिटर्स हैं, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर। जैसे आपको सेल का सिंबल पता है, दिस इज अ सिंबल फॉर सेल, कि सेल में एक टर्मिनल बड़ा और दूसरा छोटा यूज करते हैं। इस तरह आपको बैटरी का सिंबल पता है, ये बैटरी होती है। इस तरह कैपेसिटर के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है।
इसकी दोनों लाइंस इक्वल होती है। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। तो ये देखें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने कैपेसिटर को दे दी। ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2 और ये कैपेसिटर 3, C1, C2 एंड C3। अब ये जो दो एंड्स है ना, ये मैंने बैटरी से ज्वाइन कर दी। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब बैटरी 5 वोल्ट की हो सकती है, 10 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, वो डिपेंड करता है आपके सर्किट पर, ठीक है। तो ये 3 कैपेसिटर्स देख लें करके, और मैंने इस तरीके से कनेक्शन दिया इनको, बैटरी कनेक्ट कर दी। अच्छा, इसमें खास बात क्या है जरा देखें, जितने भी कैपेसिटर्स की लेफ्ट हैंड प्लेट है, भाई 2 प्लेट्स है ना, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, तो तमाम कैपेसिटर्स की जो लेफ्ट हैंड प्लेट है तीनों की, वो तीनों की प्लेट्स देखें, तीनों लेफ्ट हैंड प्लेट्स कौन से टर्मिनल से कनेक्ट कर दी? पॉजिटिव टर्मिनल से। और तीनों कैपेसिटर्स की जो राइट हैंड प्लेट्स हैं वो किससे कनेक्ट कर दी? नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान में रखिएगा, कम से कम 2 कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन बनेगी। भाई 2 तो होना जब तक ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 कैपेसिटर और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अब अगर 10 कैपेसिटर्स भी होते हैं ना, 10 भी, तो 10 के 10 कैपेसिटर्स को कैसे ज्वाइन करना है कि सबकी लेफ्ट हैंड प्लेट बैटरी के एक टर्मिनल से, जैसे कि यहां पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और तमाम कैपेसिटर्स की राइट हैंड प्लेट दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड हो, जो कि यहां नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट पे लिख देता हूं कि left hand plates of all the capacitors are connected to one terminal and all right hand plates of capacitor are connected to other terminal. कि जितने भी कैपेसिटर की लेफ्ट हैंड प्लेट है वो बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो गया, और जितनी भी राइट हैंड प्लेट्स है कैपेसिटर की वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड हो गए। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहचानने का एक और रास्ता है, जरा गौर से सुनो। चले हम पॉजिटिव टर्मिनल से लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अगर हम यहां से चले, यहां से एक पाथ बनाया ना, यहां से चले, ये आए यहां पहुंचे, इस एंड को हम ए नाम दे देते हैं। मुझे बताएं इस एंड ए पर आने के बाद कितने रास्ते, कितने पाथ अवेलेबल है? हाउ मेनी पाथ्स अवेलेबल आर देयर? 3। यानी कि यहां से स्प्लिटिंग हो रही है। जैसे आप एक रोड पे जा रहे हो और फिर एक रोड का एंड आ गया, वहां से 3 रोड्स निकल रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही जब यहां से चार्ज अगर फ्लो हो, चार्ज यहां मौजूद हो, वैसे आपको पता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल करते हैं, लेकिन चार्ज की फ्लो को हम पॉजिटिव टर्मिनल से लेते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर यहां से चार्ज फ्लो करता है और यहां चार्ज ए टर्मिनल पर आता है, तो ए टर्मिनल पे आने के बाद चार्ज के पास कितने रास्ते हैं फ्लो करने के लिए? 1 2 3। तो जब चार्ज के पास मोर देन 1 पाथ हो, मोर देन 1, एक से ज्यादा पाथ हो, स्प्लिटिंग हो रही हो, तो ये यकीन मान लीजिएगा कि वो कॉम्बिनेशन कौन सी कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। जैसे एक कनाल है, नहर है, नहर में से एक पानी आ रहा है, ठीक है ना। अब उस कनाल में से आपने छोटी छोटी सी ब्रांचेस बना दी, कुछ पानी इस ब्रांच में चला गया, कुछ पानी इस ब्रांच में चला गया, कुछ पानी इस ब्रांच में चला गया, तो एक कनाल में आने वाला पानी 3 ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया। तो बिल्कुल ऐसे कि यहां से आने वाला चार्ज, ठीक है, 3 ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया। तो जहां चार्ज स्प्लिट हो जाए, 2 रास्ते या 3 या 4 रास्ते मिल जाए, स्प्लिटिंग हो जाए, तो ये 100% श्योरिटी होगी, बी श्योर कि दिस कॉम्बिनेशन विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहां से जो चार्ज फ्लो करेगा
कुछ चार्ज कौन से कैपेसिटर पर आना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर 1 पर, कुछ चार्ज कहां आना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर 2 पर, कुछ चार्ज कहां आना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर 3 पर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर किस कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा आएगा और किस पर कम आएगा। तो ये बिल्कुल वही वाली बात कि भाई जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, जिस कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा होगी, उस पे चार्ज ज्यादा आएगा, और जिस कैपेसिटर की सलाहियत कम होगी स्टोर करने की, उस पर कम आएगा। ये हरगिज मत कह दीजिएगा कि सर C2 देखो बिल्कुल सामने है तो इस पर ज्यादा चार्ज आएगा, ऐसा नहीं है भाई। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा होगी वो चार्ज ज्यादा ले जाएगा, और जिसकी जितनी कम होगी कैपेसिटेंस वो चार्ज कम लेकर जाएगा। यानी कि चार्ज ऐसा नहीं है कि तीनों कैपेसिटर्स पर इक्वल चार्ज है, नहीं किसी पर ज्यादा, किसी पर कम और किसी पर शायद सबसे कम। हाँ, अगर 3 कैपेसिटर्स होते और ये तीनों इक्वल वैल्यूज के होते, मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस आई मीन चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत एक जैसी होती, तो वहां पे मैं कहता भाई जितना चार्ज इस पर स्टोर होगा उतना ही चार्ज इस पर, उतना ही चार्ज इस पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टोटल चार्ज है 12 कूलम, टोटल चार्ज कितना है बेटा 12 कूलम। अब 12 कूलम होता है, ये 3 कैपेसिटर होते हैं इक्वल कैपेसिटेंस के, तो 4 कूलम यहां जाता है, 4 कूलम यहां जाता है, 4 कूलम यहां जाता है। तीनों कैपेसिटर पर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन शेयर हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि यहां से जो चार्ज आएगा वो तीनों कैपेसिटर पे जाएगा, यानी कि वो चार्ज शेयर हो जाएगा। शेयर कितने के दरमियान होगा, 3 के। अगर 4 कैपेसिटर होते तो 4 में शेयर होता, 5 होंगे तो 5 में शेयर होगा, लेकिन वो चार्ज शेयर होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किसी पे ज्यादा किसी पे कम, और अगर ये तीनों चारों कैपेसिटर इक्वल वैल्यूज के हुए तो फिर जो शेयरिंग होगी वो इक्वली शेयरिंग होगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब इस तरह के सर्किट की 2 प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, देखिए अगर टोटल चार्ज जो ए पॉइंट पर टोटल चार्ज है, ठीक है, वो है Q। ये टोटल चार्ज जो इस वायर से चार्ज आया ना, और वो कहां जाने वाला है, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 पर। तो टोटल चार्ज कितना है Q, किस पॉइंट पर A। अब A पॉइंट से आगे जाने के बाद ये टोटल चार्ज Q क्या हो जाएगा, शेयर। जैसे कनाल में से पानी आ रहा था, है ना, पानी का जो भी अमाउंट था, अब वो 3 ब्रांचेस में चला गया। लेकिन इसी तरह यहां से जो चार्ज A है, A पॉइंट पर जो चार्ज है Q, टोटल चार्ज Q, अभी तक वो Q है, लेकिन अब A पॉइंट से गुजरने के बाद वो 3 कैपेसिटर में शेयर होगा। यानी कि जो टोटल चार्ज होगा Q, वो इस A पॉइंट से गुजरने के बाद तीनों में शेयर हो जाएगा, और उसमें यूं लिखा जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सही है ना। टोटल चार्ज 3 में शेयर हो गया। अगर आप तीनों में जो चार्ज आया है, तीनों कैपेसिटर में जो चार्ज आया है, उन तीनों को सम कर ले, जमा कर ले, ऐड कर ले, तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज। अच्छा, अगर ये 4 कैपेसिटर होते तो फिर लिखता मैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। n होते तो मैं लिखता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn। ओके, ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी अहम है और ज्यादा। दूसरी प्रॉपर्टी के जहां तक ताल्लुक है, तो बेटा ये बात जरा गौर से समझिए। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अब हो सकता है ये 5 वोल्ट की बैटरी हो, ये सुनने वाली बात है। अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी, यही 5 वोल्ट कैपेसिटर 1 पर भी होगा, यही 5 वोल्ट कैपेसिटर 2 पर भी होगा, और यही 5 वोल्ट कैपेसिटर 3 पर भी होगा। यानी कि तीनों कैपेसिटर्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगा, वो सेम होगा। यानी कि कैपेसिटर 1 पर जो वोल्टेज होगा V1, वो इक्वल टू V2, वो इक्वल टू V3, और ये सब किसके इक्वल होंगे, बैटरी के वोल्टेज के। अगर बैटरी 5 वोल्ट की है तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी 5 वोल्ट, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी 5 वोल्ट, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान भी 5 वोल्ट आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस या सेम पोटेंशियल डिफरेंस appears across each कैपेसिटर, कि हर कैपेसिटर पे
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। अब वो क्यों से होगा, आओ ये भी समझो कि हर कैपेसिटर का भाई वोल्टेज क्यों सेम है भाई, ठीक है, आओ समझते हैं। मैं इसको समझाने के लिए जरा आपके घर की बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं। आप सब ने देखा होगा आपके घर में दो वायर्स यूज हो रही होती है, एक होती है रेड कलर की और एक होती है ब्लैक कलर की। नहीं देखी तो आज देख लेना। अगर आप स्विच भी देखिए अपने, तो स्विच में दो होल्स होते हैं ना, है ना। तो एक अगर आप देखो रेड कलर की वायर होती है और एक होती है ब्लैक वायर। तो अगर इसको मैं रेड वायर मानूं, ये रेड कलर की वायर है, और ये है ब्लैक कलर की वायर, रेड एंड ब्लैक। बेटे रेड वायर को लाइव वायर कहा जाता है। कौन सी वायर, लाइव। और ब्लैक कलर की वायर को न्यूट्रल वायर कहा जाता है। सही बेटे, रेड कलर को क्या कहते हैं, रेड वाली वायर को लाइव वायर और ब्लैक वाली को न्यूट्रल वायर। टेक्नीशियन जो होते हैं, टेक्नीशियन इस लाइव वायर को गर्म वायर कहते हैं और ब्लैक यानी कि न्यूट्रल वायर को ठंडी वायर। लेकिन ये गर्म वायर और ठंडी वायर ये कोई टेक्नीशियन कह सकता है, इंजीनियर के लिए ये कहना जरा इनएप्रोप्रिएट होगा। बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लगती है ना, गर्म वायर ठंडी वायर, है ना। तो ये टेक्नीशियन अपने हिसाब से इसको कह देते हैं। लेकिन अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपके लिए ये कहना ये ठंडी वायर है गर्म वायर बड़ी अजीब सी बात लगेगी, ऑकवर्ड बात होगी, ठीक है। तो बहरहाल रेड कौन सी होती है, लाइव वायर, और ब्लैक न्यूट्रल वायर। अच्छा, रेड यानी कि लाइव वायर से करंट इन होता है, सर्किट में आता है, करंट आता है, और फिर हमारे अप्लायंस से गुजरने के बाद न्यूट्रल वायर से वापस चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक तरफ से पानी आया, एक तरफ से पानी आया इस नलके में, और दूसरी तरफ से पानी वही वापस चला गया। तो लाइव वायर से करंट एंटर होता है, चार्ज एंटर होता है, और ब्लैक वायर से, न्यूट्रल वायर से चार्ज एग्जिट कर जाता है, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन मैं आपको बताऊं लोगों में, आई मीन स्टूडेंट्स में। कभी बच्चों से पूछता हूं बताओ लाइव और न्यूट्रल वायर में क्या फर्क है, तो वो कहता है कि सर लाइव वायर में करंट होता है, न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। जितना करंट लाइव वायर में होता है उतना ही करंट न्यूट्रल वायर में होता है। बस फर्क ये लाइव वायर से करंट एंटर होता है और न्यूट्रल वायर से एग्जिट करता है। करंट दोनों में इक्वल होता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे करंट का एक रूल है, चार्ज का एक रूल है कि जितना चार्ज सर्किट में एंटर होगा उतना ही चार्ज सर्किट से एग्जिट करेगा, ठीक है। मैं चार्ज की मिसाल पता है कैसे देता हूं, देखो सुनो। मैं कहता हूं यार 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों की मैंने रेस करवाई, 3 बच्चों की रेस करवाई। मैंने कहा यार देखो तीनों बच्चे, वो सामने वो आपको कोई स्पॉट नजर आ रहा है, वहां तक जाना है फिर वहां से वापस आना है, तो ये रेस कंप्लीट होगी। अब यहां से 3 बच्चों ने भागना शुरू किया, तीनों वहां तक पहुंचे और फिर भागकर वापस आए। 3 बच्चे गए थे भागकर, 3 ही वापस आएंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 3 में से 2 वापस आ गए और 1 घर निकल गया, या गए 3 थे वापस 4 बच्चे भागते हुए आ गए, नहीं ना। 3 बच्चे जाएंगे, 3 ही वापस आएंगे ना यार, है ना। तो इस तरह जितना चार्ज सर्किट में इन होगा उतना ही चार्ज एग्जिट कर देगा। इसका मतलब जितना करंट लाइव वायर में होगा उतना करंट न्यूट्रल वायर में होगा। ये बात तो कहना गलत है कि लाइव वायर में करंट ज्यादा हो, लाइव वायर में करंट होता है, न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होता, ऐसा नहीं। हाँ, तो फिर फर्क क्या है, याद रखना लाइव वायर में हाई वोल्टेज होता है। क्या होता है बेटा, हाई वोल्टेज, और न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट। हमारे घर में कितना वोल्ट आ रहा है, अमूमन कितना वोल्टेज आता है हमारे घर में, 220 वोल्ट। तो पता है वो 220 कैसे होता है, जो लाइव वायर होती है उसमें 220 वोल्ट होता है, और जो न्यूट्रल वायर होती है उसमें होता है 0 वोल्ट। अब 220 में से 0 को माइनस करो, 220 में से 0 को माइनस करो, तो कितना बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, 220 माइनस 0। तो 220 माइनस 0 बेटा कितना बन गया, 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट। यानी कि जब हम कहते हैं हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो एक्चुअली मतलब ये होता है कि लाइव वायर में 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, उसमें वोल्टेज नहीं होता। यही वजह है, कभी आप एक काम करो, टेस्टर होता है ना, टेस्टर देखें जिसमें वो टेक्नीशियन को बुलाते हैं, तो टेस्टर उसमें चेक करता है
तो कभी आपके जो स्विच होते हैं ना, स्विच है ना, आप उस टेस्टर को उस एक स्विच के होल में रखो, टेस्टर की लाइट जल जाएगी। टेस्टर की लाइट जल गई ना, इसका मतलब ये आपने लाइव वायर से कनेक्शन दिया है आपने, यानी कि ये लाइव वायर में आपने इन किया है। उसी टेस्टर को निकाल के दूसरे होल में, स्विच का जो दूसरा होल होता है उसमें एंटर करो, लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि उस वक्त आप 0 वोल्ट से उसको लिंक दे रहे हो। तो लाइव वायर जिसमें हाई वोल्टेज होता है, न्यूट्रल वायर जिसमें 0 वोल्टेज होता है। ये बात समझ में आ गई? अब आओ सुनो, आपने एक अपने घर में पंखा लगाना है, सिंपल सी पंखा का कनेक्शन लेना है, बहुत आसान। पंखे में 2 वायर होंगे, पंखे में से 2 वायर निकल रहे होंगे, एक आप जोड़ोगे रेड वाली वायर से और एक आप जोड़ोगे ब्लैक वाली वायर से। ऐसे ही, या दो पंखे की दोनों वायर रेड से जोड़ दोगे या दोनों ब्लैक से जोड़ दोगे? नहीं ना, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है यार कि अगर पंखे में 2 तारें निकल रही है तो एक जुड़ेगी रेड वाली वायर से और एक जुड़ेगी ब्लैक से। अब मैंने यहां पंखा लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, चलो ये इसको पंखा मान लेता हूं। कैसे कनेक्शन दे रहा हूं, गौर से देखने बात। एक मैंने वायर इसकी रेड से जोड़ दी और एक मैंने इसकी ब्लैक से जोड़ दी। अच्छा, जो कनेक्शन मैंने पंखे का जो वायर मैंने रेड से जोड़ा, रेड में कितना वोल्ट है 220। पंखे का दूसरा वायर मैंने किससे जोड़ा है, ब्लैक से, जिसमें कितना वोल्ट है 0। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूं और इसको B बोलूं तो प्लीज कंसंट्रेट। A पॉइंट पर वोल्टेज कितना है 220, B पॉइंट पर कितना है 0। 220 में से 0 को माइनस करो 220, यानी कि पंखे को कितना वोल्ट मिला 220 वोल्ट, पंखा चल जाता है। ठीक है, अब मैंने यहां बल्ब लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब को भी कैसे जोड़ूंगा भाई, बल्ब में भी 2 वायर होंगे ना, एक को रेड से जोड़ूंगा और एक को ब्लैक से जोड़ूंगा। चलो, ये बल्ब का एक वायर मैंने रेड से जोड़ दिया, दूसरा वायर मैंने ब्लैक से जोड़ दिया। बेटा जो वायर मैंने रेड से जोड़ा वही वाली बात, रेड में कितना वोल्ट है 220, ब्लैक में कितना वोल्ट है 0। 220 में से 0 माइनस करो 220, तो बल्ब को भी कितना वोल्टेज मिला 220। ऐसे ही। अच्छा, अगर आपको इस्त्री चलानी है, इस्त्री में भी 2 वायर होंगे, एक रेड से जुड़ेगा और एक ब्लैक से। एक वायर रेड से जुड़ा उसमें 220 वोल्ट, जो ब्लैक से जुड़ा उसमें 0 वोल्ट। 220 माइनस 0 220 220, यानी कि इस्त्री को भी कितना वोल्टेज मिला 220। इसका मतलब आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको कितना वोल्ट मिल रहा है 220 वोल्ट। क्यों मिल रहा है 220 वोल्ट सबको, नोट किया आपने? क्योंकि हर अप्लायंस हो, चाहे पंखा हो, इस्त्री हो, बल्ब हो, सब में एक वायर आप रेड से जोड़ रहे हो और एक वायर ब्लैक से जोड़ रहे हो। तो जो रेड से जोड़ रहे हो वो 220 है, जो ब्लैक से जोड़ रहे हो वो 0 है। तो 220 में 0 माइनस करो 220 वोल्ट। तो हर अप्लायंस को वोल्टेज सेम मिला, यानी कि आप क्या कहोगे, हाँ सर पंखे को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, इस्त्री को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, एसी को भी 220 वोल्ट मिल रहा है, सेवर को भी 220 वोल्ट मिल रहा है। हो गई बात समझ में? अब आओ इधर देखो, जरा इसको मैं मिटाता हूं, प्लीज समझ जाओ इस कैपेसिटर। अच्छा, अब देखो गौर से सुनना, ये कितने वोल्ट की बैटरी है 5 वोल्ट की। प्लीज कंसंट्रेट, 5 वोल्ट। इसमें 2 टर्मिनल नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें भी वही चक्कर होता है, इस पॉजिटिव को रेड मानो, लाइव मानो, कितना वोल्ट है इस पर 5, और नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक वाली वायर मानो, कितना वोल्ट होता है इसमें 0। तो 5 में से 0 को माइनस करो, बनेगा 5 वोल्ट। इसलिए मैं कहता हूं 5 वोल्ट की बैटरी है। तो जब आप 5 वोल्ट की बैटरी कहते हो ना, तो ये जहन में रखना, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है और जिसका नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। इसलिए 5 में से 0 को माइनस करो 5 वोल्ट। तो सुनो, अब ये जो कैपेसिटर 1 की लेफ्ट हैंड प्लेट है, लेफ्ट हैंड कैपेसिटर 1 की लेफ्ट हैंड प्लेट, प्लीज कंसीडर, बताओ ये लेफ्ट हैंड प्लेट किससे कनेक्टेड है? देखते हैं, यहां से चलता है, ये देखो, ये चले, ये जी किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से, और पॉजिटिव में कितना वोल्ट है 5, यानी कि कैपेसिटर 1 की जो लेफ्ट हैंड प्लेट है, इस प्लेट पर कितना पोटेंशियल आ रहा है 5। आ जाओ कैपेसिटर 1 की राइट हैंड प्लेट पर, बताओ राइट हैंड प्लेट किससे कनेक्टेड है? देखो ये नेगेटिव से, और नेगेटिव पे कितना वोल्ट है 0, ये 0 आ गया। करो 5 में से 0 माइनस, क्या बनेगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटर 1 पे कितना वोल्ट आ गया 5 वोल्ट। अब आ जाओ कैपेसिटर 2 पर, सुनो
कैपेसिटर 2 की लेफ्ट हैंड प्लेट भी बेटा देखो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव पे कितना वोल्ट है 5 वोल्ट, यानी कैपेसिटर 2 की भी लेफ्ट हैंड प्लेट कितना वोल्ट आ गया 5। अब राइट हैंड प्लेट पर आ जाओ, किससे कनेक्टेड है नेगेटिव से, नेगेटिव यानी कितना वोल्ट 0 वोल्ट। चलो 5 माइनस 0 5 वोल्ट मिल गया कैपेसिटर 2 को 5 वोल्ट। कैपेसिटर 3 पर आ जाओ, लेफ्ट हैंड प्लेट किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, पॉजिटिव है 5 वोल्ट, और राइट हैंड प्लेट किससे कनेक्टेड है नेगेटिव से, नेगेटिव पे कितना वोल्ट 0, करो 5 माइनस 0 5 वोल्ट। तो जिस तरह पंखे, इस्त्री, एसी, इन सबको कैसे जोड़े थे, एक कनेक्शन एक बार रेड से जोड़ते थे और एक ब्लैक से, इन द सिमिलर वे तमाम कैपेसिटर जो लेफ्ट हैंड प्लेट से वो क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है और तमाम राइट हैंड प्लेट नेगेटिव यानी कि 0 से, इसलिए हर कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम आए। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, ठीक है बेटा। चलो अब आ जाओ आगे चलते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। पहली प्रॉपर्टी को मैं दोबारा लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वही प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था Q इज इक्वल टू C कैपेसिटेंस में। आई डोंट नो आपको याद है या नहीं याद, क्योंकि आप चीजें बड़ी जल्दी भूल जाते हो। तो अगर भूल गए तो कैपेसिटेंस का टॉपिक देखना और उसमें टॉपिक लिखवाया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था Q इज इक्वल टू C। Q रिप्रेजेंट्स चार्ज, C रिप्रेजेंट्स कैपेसिटेंस एंड V रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो भाई Q की जगह ये Q है, इस Q की जगह मैं क्या लिख रहा हूं CV, ठीक है, इज इक्वल टू Q1 की जगह क्या लिखूंगा C1 V1 कैपेसिटर 1 वोल्टेज 1 प्लस Q2 की जगह क्या लिखूंगा C2 V2, Q3 की जगह क्या लिखूंगा C3 V3। हो गई बात समझ। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि भाई V1 V2 V3 सब किसके इक्वल है V, मतलब हर कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो सेम है ना, हर कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम है ना। तो भाई मैं फिर V1 V2 V3 क्यों लिख रहा हूं, मैं तो V1 की जगह भी V लिखूंगा, V2 की जगह भी V लिखूंगा, V3 की जगह भी V लिखूंगा। चलो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अच्छा CV भाई कोई चीज कॉमन आ रही है यहां से, V कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचा C1 प्लस C2 और प्लस C3, V से V कैंसिल कर दिया, एट द एंड फॉर्मूला क्या बना C इज इक्वल टू C1, ध्यान रखो जगह नहीं, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसका मतलब समझना जरा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 C2 C3 क्या है, इन तीनों कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस है। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं बेटे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसको इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, कहने का मकसद ये है अब ये जो तीन कैपेसिटर आपने ज्वाइन कर दिए ना, अब ये तीन कैपेसिटर तीन नहीं रहे, दे विल बिहेव एज अ सिंगल कैपेसिटर। अब ये तीन नहीं है, छोड़ दो ये तीन को, बस ये एक है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, इन तीनों के सम के इक्वल हो गई, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट कह रहा हूं। जैसे नहीं कहते यार ये तीन बंदे जितना खाना खाते हैं ना, उतना ये बंदा अकेला खाना खाता है। इसका क्या मतलब है कि यानी कि ये एक बंदा उन तीन के इक्विवेलेंट है, ये तीन बंदे जितना काम करते हैं ना, उतना ये अकेला बंदा काम करता है, मतलब ये एक बंदा तीन के बराबर है, नहीं कहते मोहन, है ना। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि ये तीन कैपेसिटर तीन नहीं रहे, दे विल बिहेव एज अ सिंगल, यानी कि इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो इन तीनों के सम के इक्वल होगी, इसलिए इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, कि इसकी कैपेसिटेंस इनके सम के इक्वल है, इक्विवेलेंट। और इसको हम कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट भी कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। अब ये पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्या पूरे पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसलिए इसको कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट कह रहा हूं। अच्छा, इसको रीड अगर करना है तो रीड कैसे करेंगे भाई, देखो ये क्या हो गया बेटा सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा तो पढ़ेंगे कैसे इसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सम, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू
सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर है? इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के सम के बराबर है। तो अब तीन कैपेसिटेंस, तीन नहीं है बल्कि एक बन गया। अच्छा, अब इसको यूज क्या करना है? देखो, मैंने अपनी ड्रॉ खोली, दराज खोली मैंने अपनी, ठीक है, उसमें चार कैपेसिटेंस पड़े थे, चार कैपेसिटर पड़े थे यार। एक कैपेसिटर था 1 माइक्रोफैराड का, दूसरा भी 1 माइक्रोफैराड का था, एक था 3 माइक्रोफैराड का, एक था 5 माइक्रोफैराड का। मैंने अपनी ग्राफ में इसमें चार कैपेसिटर मुझे मिले, दो 1 वाले, एक 3 माइक्रोफैराड का और एक 5 माइक्रोफैराड का, ठीक है। अच्छा, मैं एक सर्किट बना रहा हूं, शायद मैं लैपटॉप का सर्किट बना रहा हूं, चलो, है ना। अच्छा, मेरे लैपटॉप में मुझे जो कैपेसिटेंस चाहिए वो चाहिए 10 माइक्रोफैराड। मुझे अपने लैपटॉप के सर्किट में कैपेसिटेंस कितनी चाहिए? 10 माइक्रोफैराड। अब 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मेरे घर में अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अवेलेबल ये वाले हैं। तो अगर मुझे 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इन चारों को पैरेलल ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और जब पैरेलल ज्वाइन कर दूंगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4, ये लिखा। भाई मैंने तीन लिए तो तीन, अगर चार लिए तो प्लस C4, पांच लिए तो प्लस C5। तो C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4। C1 कितना है? 1। C2 कितना है? 1। C3 3, C4 5। इन सबको ऐड कर दो, मिल गया 10 माइक्रोफैराड, जो मेरे सर्किट की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर मेरे पास छोटे छोटी वैल्यूज के कैपेसिटर अवेलेबल है तो मैं उनको पैरेलल जोड़कर और मैं अपनी डिजायर्ड वैल्यू अचीव कर सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो कैपेसिटर है, देखो कैसे जोड़े जाते हैं। दो कैपेसिटर के उनको ऐसे रखा और ये दोनों की देखो, यहां जो वायर वो कनेक्ट कर दी और ये एंड कनेक्ट कर दी और बैटरी से कनेक्शन दे दी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई। सही है बेटा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने एक बात देख ली, काम की क्या? इन चार कैपेसिटर, जो मेरे पास चार कैपेसिटर अवेलेबल थे, चार, उनमें ज्यादा वैल्यू वाला कौन सा था? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा 5। लेकिन जब मैंने आंसर निकाला तो आंसर कितना है? 10। यानी कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर था उससे भी मेरा आंसर ज्यादा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वहां की जाती है कि जहां आपके पास छोटी वैल्यूज के कैपेसिटर अवेलेबल हो और आपको वैल्यू चाहिए हो बड़ी, तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की जाती है ताकि आपकी डिजायर्ड वैल्यू बढ़ जाए। सही है बेटा। तो ये आज हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था। कल हम सीरीज कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करेंगे और फिर जब सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस हो जाएगी उसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस करवाऊंगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन ही चला नेक्स्ट लेक्चर।